टॉर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं अभी, हाँ, टॉर्क। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो अभी, टॉर्क। इसको मैंने टाउ लेटर से डिनोट किया है, टॉर्क को। और टॉर्क का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं लिख दूं पूरा, टॉर्क प्ले द सेम रोल इन rotational motion as force play in translational motion। तो जो रोल का फोर्स का ट्रांसलेशनल मोशन में है, वही रोल टॉर्क का किस पे होता है, रोटेशनल मोशन पे होता है। ठीक है, तो टॉर्क प्ले द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज फोर्स प्ले इन ट्रांसलेशनल मोशन। फिर टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर। टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है। अब सेम रोल का मतलब यह है कि इन ट्रांसलेशनल मोशन, अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ की बात करूं, न्यूटन सेकंड लॉ है ना, इन ट्रांसलेशनल मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ और ट्रांसलेशनल मोशन में क्या लिखते हो आप, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एनी बॉडी इज इक्वल्स टू, किसके बराबर होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और अगर मैं यहाँ पर इसको मास इनटू एक्सीलरेशन से भी रिप्लेस कर सकते हैं अपन, अगर मास कांस्टेंट है तो ये टर्म आपका मास इनटू एक्सीलरेशन से रिप्लेस हो जाएगा। एंड सिमिलरली इन रोटेशनल मोशन, जब आप न्यूटन सेकंड लॉ को लिखोगे, तो जैसे यहाँ पे नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स आया है, वैसे यहाँ पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क आ जाएगा अबाउट एन एक्सिस। जिस भी एक्सिस के लिए आप बॉडी के रोटेशन को कंसीडर कर रहे हो, उस एक्सिस के लिए नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। जैसे यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है, वैसे ही यहां पर होता है एंगुलर मोमेंटम, और फिर ये बन जाएगा आपका आई इंटू अल्फा वेक्टर। तो यहाँ पे मास की जगह पे क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पे ट्रांसलेशनल एसिलरेशन की जगह पे कौन सा एसिलरेशन आ गया, ये एंगुलर एसिलरेशन आ गया। तो ये मास है, और मास का रोल यहाँ पे कौन प्ले करता है रोटेशनल मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एसिलरेशन का रोल कौन प्ले करेगा यहाँ पे, एंगुलर एसिलरेशन। लीनियर मोमेंटम का रोल कौन प्ले करेगा यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम। तो सभी सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे हैं। एल वेक्टर का मतलब यहाँ पर है एंगुलर मोमेंटम, और आई का मतलब है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा यहाँ पर है एंगुलर एसिलरेशन। तो सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे दोनों को कोरिलेट किया है, टॉर्क को और फोर्स को, कि कैसे दोनों के रोल डिफाइन है। तो ट्रांसलेशनल मोशन में जो रोल फोर्स का होता है, रोटेशनल मोशन में वही रोल किसका होता है, टॉर्क का होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। डन। देन पेज नंबर 2 पे आते हैं अपन अब। पेज नंबर 2 पे अब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, टॉर्क से रिलेटेड अभी। फिर आगे हम इसकी डेफिनेशंस पे जाएंगे।
तो एक सिंपल सा एग्जांपल डे टू डे लाइफ में जो यूज करते हैं हम, सुबह उठते ही नल खोलते हैं, उस पे भी क्या प्रोड्यूस करते हैं हम, टॉर्क लगाते हैं। नल खोलने में भी टॉर्क लगता है, टूथपेस्ट का जो ढक्कन होता है उसको खोलने में भी टॉर्क लगेगा, ठीक है। फिर आप अगर किसी नट बोल्ट को खोल रहे हो रेंच से, जिसको हम पाना बोलते हैं, तो उस पे भी क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो मैं यहाँ पे एक बोल्ट का एग्जांपल लेकर टॉर्क को एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी, ठीक है। सपोज दिस इज एनी बोल्ट, ये एक बोल्ट मैंने लिया यहाँ पे, और इस बोल्ट में मैंने यहाँ पर एक पाना मैंने यहाँ पे लिया। पाना को हम लैंग्वेज, अपनी कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं कि ये रेंच है, और इस बोल्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इट इज जेड जेड डैश एक्सिस, एंड दिस इज दियर एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अगर मैं यहाँ पे इस पाना पे एक फोर्स ऐसा लगाता हूँ, दिस इज द फोर्स, एंड सपोज ये 20 न्यूटन का मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, तो क्या होगा, ये जो बोल्ट है ना ये कसेगा, अंदर की तरफ जाएगा। मतलब कैसा रोटेट होगा ये, यहाँ पे ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा। मतलब इस पे जो टॉर्क आएगा जेड जेड डैश एक्सिस के अबाउट, ये कैसा आएगा, टॉर्क कैसा प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और एक्सिस से जहां तक आप फोर्स लगा रहे हो, ये जो डिस्टेंस होता है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज 50 सेंटीमीटर है, तो इसको बोला जाता है मूवमेंट आर्म। ये मूवमेंट आर्म, मतलब ये 50 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या है, इसकी मूवमेंट आर्म है। और ये बोल्ट यहाँ पे घूमेगा, अगर आप फोर्स ऐसा लगाओगे तो ये कसेगा, मतलब जो डायरेक्शन है बोल्ट का वो अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये कसेगा मतलब जो डायरेक्शन है टॉर्क का वो अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ पे, और ये कसता जाएगा। मतलब मैं अगर टॉर्क का डायरेक्शन ले लूं यहाँ पे, तो इट इज परपेंडिकुलर इनवर्ड, क्रॉस लगा दिया, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन पे ये टॉर्क जाएगा, ठीक है। तो बोल्ट किस डायरेक्शन में एडवांस होगा, अंदर की तरफ एडवांस होगा उसका मोशन। तो टॉर्क कैसा लग रहा है यहाँ पे, एक्सिस पे अंदर की तरफ यहाँ पे टॉर्क लगेगा, ठीक है। एंड अगर मैं कैलकुलेट करूं कि भाई यहाँ पे टॉर्क कितना आएगा इस फोर्स के कारण, तो टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस जेड जेड डैश एक्सिस इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया फोर्स, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, जिसको आप बोल रहे हो मोमेंट आर्म। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, है ना, कि भाई टॉर्क, तो टॉर्क किस पे, किस कौन कौन सी क्वांटिटी पे टॉर्क डिपेंड कर रहा है, एक तो फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट बराबर होता है, वैसे ये टॉर्क हो गया यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें अगर, सो इट इज 20 न्यूटन into 50 सेंटीमीटर, बट 50 सेंटीमीटर इट इज नॉट द एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में अगर आपको कन्वर्ट करना है इसको, तो 20 न्यूटन इंटू 1/2 मीटर, एंड द आंसर इज 10 न्यूटन मीटर। और ये टॉर्क कैसा प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे क्लॉकवाइज हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे जो सिंबल है ये किस तरह से बना दिया, क्लॉकवाइज बना दिया, कि भाई यहाँ जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो क्लॉकवाइज हो रहा है। और आप एक्सिस पे अगर इसका डायरेक्शन देखोगे, तो इसका डायरेक्शन एक्सिस पे कैसा आएगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन पे आएगा, ठीक है। तो कभी आपने सोचा है कि ये जो लीवर आर्म होती है, आप इसको लीवर बोलते हो, ये जितनी ज्यादा लेंथ की रहेगी, अगर मान लो यहाँ पे मैंने 50 सेंटीमीटर का लिया, ये जो मूवमेंट आर्म है इसको अगर मैं 100 सेंटीमीटर की ले लूं, तो अगर मैं इसको 100 सेंटीमीटर की ले लूंगा, तो इतने ही फोर्स में कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, कितने का टॉर्क आ जाएगा, 20 न्यूटन मीटर का। तो अगर हम बोले कि भाई ये जो बोल्ट है ये आसानी से कस जाएगा या खुल जाएगा, यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है रोटेशन का, ये कसने के लिए है ना, ऐसे खोलने के लिए भी होता है। आपको ये फोर्स का डायरेक्शन ऊपर अगर लेते हो यहाँ से इस डायरेक्शन पे, तो ये ऐसा घूमेगा, मतलब जो टॉर्क आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा,
एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो डायरेक्शन ऑफ थंब है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये खुलने लगेगा, टॉर्क का डायरेक्शन बाहर की तरफ आ जाएगा यहाँ पे। तो कैलकुलेशन ये है। अब जो हम घरों के हम दरवाजे की अगर बात करें तो दरवाजे का हैंडल, दरवाजे का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वहां से हैंडल दूर होता है ना, किनारे पे होता है। क्यों होता है किनारे पे? क्योंकि कम फोर्स में दरवाजा आसानी से क्या हो सके, रोटेट हो सके, है ना, ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर सके हम, इसलिए हैंडल कहाँ पे दिए जाते हैं दरवाजों में, किनारों पे हैंडल दिए जाते हैं। कभी भी दरवाजों पे हैंडल एक्सिस के पास में नहीं होता, आउटर एज पे होता है, और वहां से हम आसानी से दरवाजे को क्या कर लेते, खोल लेते या बंद कर लेते। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट टॉर्क मिल जाता। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा टॉर्क आएगा, या फिर आपको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे बस या ट्रक के जो बोल्ट होते हैं उनको खोलने के लिए ध्यान दिया होगा आपने कि लंबा सा एक और रॉड, एडिशनल रॉड लेते और फिर फोर्स लगा के उसको घुमाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आप लीवर आर्म या फिर जो मूवमेंट आर्म होती है उसको जितना ज्यादा लेंथ करोगे कम फोर्स में, ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है टॉर्क का जो हम डायरेक्टली देखते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी इस पेज का 1 मिनट, यहाँ पे मान लो इस बोल्ट का, दिस इज द बोल्ट, और इस बोल्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड डैश एक्सिस के लिए इट इज 2 kg मीटर स्क्वायर का, मतलब इस एक्सिस के लिए इस बोल्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना 2 kg मीटर स्क्वायर। तो कितना एंगुलर एक्सीलरेशन ये प्रोड्यूस करेगा? तो भाई टॉर्क अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस इज आई इंटू अल्फा अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस। ये कितना है आपके पास में? इट इज 10 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने ले लिया 2 kg मीटर स्क्वायर इंटू अल्फा जेड जेड डैश। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा जेड जेड डैश इज 5 मीटर, सॉरी 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का। तो जो एंगुलर एक्सीलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा इट इज ऑफ 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का, यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। देन पेज नंबर 3 पे आते हैं अपन अभी। नाउ दिस इज पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, अभी यहाँ पे डेफिनेशन। नाउ टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। तो टॉर्क ऑफ अ फोर्स, किसी फोर्स का जो टॉर्क है किसी पॉइंट के अबाउट कितना होता है, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहां से r डिस्टेंस पे ये रेडियस वेक्टर हो गया, एक फोर्स यहाँ पे इस तरह से लग रहा है, दिस इज द फोर्स F। तो ये पॉइंट O है जिस पॉइंट के अबाउट हमें क्या फाइंड आउट करना, टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क के लिए ये जो लाइन है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन कहलाती है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। ये लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की, और इस लाइन ऑफ एक्शन में अगर आप परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे तो इसको बोला जाता है मूवमेंट आर्म। तो सपोज दिस पॉइंट इज M हियर, और रेडियस वेक्टर के साथ में जो एंगल है ये थीटा डिग्री का है। तो फिर हम यहाँ पे फोर्स के भी दो कंपोनेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नहीं, फोर्स के भी यहाँ पे दो कंपोनेंट आ रहे हैं। एक कंपोनेंट ये हो जाएगा फोर्स का, इट इज टेंजेंस पैरेलल कंपोनेंट एंड इट इज इक्वल्स टू F cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा फोर्स का एंड दैट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है।
दिस इज एफ परपेंडिकुलर या फिर एफ टेंजेंशियल कंपोनेंट आप इसको बोल सकते हो, एंड दैट इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। और मैं अगर इस मूवमेंट आर्म की बात करूं तो ये जो मूवमेंट आर्म है ये किसके इक्वल आएगी, यहाँ पे आर साइन थीटा। ये थीटा ये परपेंडिकुलर है, तो बाय ज्योमेट्री ये जो मूवमेंट आर्म है इट इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ठीक है ना। तो अभी देखो इस पॉइंट को रोटेट करना है, तो इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट इसको रोटेट करेगा, लेकिन अगर मैं ये पैरेलल कंपोनेंट की बात करूं तो ये इसको खींचेगा। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये जो कंपोनेंट है ये रोटेटरी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज हियर, ये मूवमेंट आर्म है यहाँ पे, दिस इज मूवमेंट आर्म, ये कहलाती है मूवमेंट आर्म। ये डिस्टेंस नहीं है मूवमेंट आर्म। हाँ, अगर ये फोर्स आपका ऐसा रहता, अगर आप इस कंपोनेंट को ले रहे हो फोर्स के, तो यही मूवमेंट आर्म कहलाएगी। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूं नाउ टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। तो इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगा, टॉर्क अबाउट ओ, दिस इज गिवन बाय आर इंटू एफ साइन थीटा लिख दो। आर इंटू एफ साइन थीटा, ये डिस्टेंस हो गया और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया आपका। तो आइदर इट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट या आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा लिख दो, या फिर टॉर्क अबाउट ओ इट इज आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आप पूरा फोर्स ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना जिसको हम मोमेंट आर्म बोलते हैं, और ये भी किसके इक्वल है, आर साइन थीटा इंटू एफ। तो कैलकुलेशन चाहे आप इस तरह से करो चाहे इस तरह से करो, एक ही बात होती है। और मैं अगर इसको वेक्टर फॉर्म पे लिख दूं तो वेक्टर फॉर्म पे ये डिफाइंड बाय आर क्रॉस एफ, मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पे, ये स्केलर पार्ट है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज अगर आपको कैलकुलेट करना तो आप इस तरह से करोगे, लेकिन वेक्टर फॉर्म पे अगर आपको कैलकुलेट करना है टॉर्क को तो इस तरह से वेक्टर फॉर्म पे आप कैलकुलेट करोगे। अब इसकी हम ऐसा यूनिट की बात कर लें तो ये है न्यूटन मीटर, दिस इज द एसआई यूनिट, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू जूल। ये ध्यान देना, इट इज नॉट इक्वल्स टू जूल। हाँ, डायमेंशनल फार्मूला ठीक है, टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला किसके इक्वल है, वर्क के बराबर है, लेकिन यूनिट हमेशा न्यूटन मीटर लिखी जाती है, ध्यान रखना। न्यूटन मीटर इज इक्विवेलेंट टू जूल, बट टॉर्क को न्यूटन मीटर में डिफाइन किया जाता है, जूल में नहीं। जूल वर्क या एनर्जी को मेजर करने की फिजिकल यूनिट है, ऐसा यूनिट है। और टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए हमने ऐसा लिखा, टॉर्क को हमेशा न्यूटन मीटर में लिखेंगे, नॉट इन द फॉर्म ऑफ जूल। हाँ, लेकिन न्यूटन मीटर का जो प्रोडक्ट है वो जूल के इक्वल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, जूल के इक्वल नहीं लिखोगे आप, इसको न्यूटन मीटर ही लिखोगे। हाँ, डायमेंशनल फार्मूला जरूर इसका बराबर होगा, किसके बराबर आएगा, वर्क या एनर्जी के बराबर रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल तो एक ही बात होती है, बट टॉर्क का कैलकुलेशन इस तरह से, ठीक है ना। तो डायमेंशनल फार्मूला आर सेम, बट बोथ द क्वांटिटी आर नॉट सेम। ये टॉर्क है। तो इस फोर्स के कारण यहाँ पे एक्सिस पे, ये एक्सिस यहां से पास हो रहा है यहाँ पे, तो जो टॉर्क आएगा वो ये वाले एक्सिस पे यहाँ पे ऐसा आएगा। अगर हम इस फोर्स की बात करें तो जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो इस तरह से आएगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। एंड जो डायरेक्शन है टॉर्क का, इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। इसलिए हमने पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, अभी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े थे, ताकि हम टॉर्क को प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर सकें। तो ध्यान दो, आप फोर्स को रिजॉल्व करके डिस्टेंस का प्रोडक्ट करके भी टॉर्क निकाल सकते हो, या फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन होती है, जहां से आपको जिस पॉइंट पे आपको टॉर्क निकालना होता है उसमें आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दो, तो वो क्या बन जाता है, मोमेंट आर्म। तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए, हो गया सर। अगले पेज पे जा रहे हैं, पेज नंबर 4 पे। अगर मान लो इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना और एक से ज्यादा फोर्सेस वहां पे लग रहे हैं, तो सभी फोर्सेस के टॉर्क का वेक्टर सम हमें करना पड़ता है, नॉट द स्केलर सम, इट इज वेक्टर सम।
तो सभी फोर्सेस का कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उनका वेक्टर सम करना है। जैसे ये 0.4 ले लिया मैंने यहाँ पे, दिस इज टॉर्क ऑफ फोर्सेस अबाउट अ पॉइंट। फोर्सेस है मतलब इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, और ये डिस्टेंस हो गया r1 और ये फोर्स हो गया यहाँ पे F1। ठीक है, ये यहाँ पे दूसरा फोर्स ये इस तरह से लग रहा है, दिस इज F2 और ये डिस्टेंस है यहाँ पे R2। इसके बीच में एंगल थीटा डिग्री का है या थीटा 1 डिग्री का है, इसके बीच में एंगल थीटा 2 डिग्री का है। ये डिस्टेंस हो गया R3 और ये फोर्स हो गया यहाँ पे F3 और ये एंगल यहाँ पे थीटा 3 डिग्री का है। तो फिर हमें इस पॉइंट के अबाउट जो नेट टॉर्क आएगा, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सपोज नेट टॉर्क ये इस तरह से है, सो दिस इज द नेट टॉर्क एट पॉइंट O। तो फार्मूला क्या आएगा आपका, नाउ सम ऑफ नेट फॉर अबाउट द पॉइंट O इट इज R1 क्रॉस F1 वेक्टर, या फिर इंडिविजुअल लिख दूं मैं, नाउ टॉर्क अबाउट O बाय F1 प्लस टॉर्क अबाउट O by F2 force plus torque about O by F3 force। मतलब सभी फोर्सेस जो इस पॉइंट पे टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सबका आपको वेक्टर सम करना है। तो नेट टॉर्क अबाउट O विल बी गिवन बाय R1 क्रॉस प्रोडक्ट F1 प्लस R2 क्रॉस प्रोडक्ट F2 एंड प्लस R3 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ F3। तो सभी के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उनका क्या करना, हमें वेक्टर सम करना है। यहाँ पे समझ गए कि नहीं, समझ गए? नेट टॉर्क निकालने के लिए सभी फोर्सेस के कारण जो टॉर्क आ रहे हैं उनका वेक्टर सम करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, दिस इज पेज नंबर 4। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। यस। एंड देन आते हम अब पेज नंबर 5 पे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया, इफ फोर्स F इक्वल्स टू 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 2K कैप न्यूटन मीटर, ठीक है, एट अ पॉइंट, एट ओरिजिन, एट ओरिजिन पे ये फोर्स लग रहा है, देन फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स F एट पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 4, 2, माइनस 4, माइनस 2, 2। इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना। पॉइंट ए ये दिया हुआ है, मीटर पे दिया हुआ है, फोर्स कहां पे लग रहा है आपका, ओरिजिन पे लग रहा है। तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एंड सपोज इट इज जेड एक्सिस। फोर्स कहां पे लग रहा है आपका, ओरिजिन पे फोर्स लग रहा है, देखा ना यहाँ पे एक्ट एट ओरिजिन, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट सपोज यहां कहीं पे हैं 4, माइनस 2, 2, और फोर्स लग रहा मान लो आपका यहाँ कहीं पे फोर्स लग रहा है, और आपको टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट। तो रेडियस वेक्टर ये वाला रहेगा ए से लेकर ओ तक का, और इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क फाइंड आउट करना है कि भाई ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना आएगा। फोर्स लग रहा है ओरिजिन पे, टॉर्क निकालना आपको इस पॉइंट पे। तो कैलकुलेशन कैसे आएगा, नाउ टॉर्क अबाउट ए विल बी आर क्रॉस एफ, मेथड यही है। अब आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर कहां से कहां तक है, आर वेक्टर है ए से लेकर ओ वेक्टर, दिस इज द आर वेक्टर, एंड क्रॉस प्रोडक्ट अब आप लोगे एफ के साथ में। तो सबसे पहले आपको ए ओ वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो ए ओ वेक्टर कैसे निकल जाएगा, ए ओ वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ
माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, आपको सबसे पहले ए ओ वेक्टर निकालना है। सो इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, ए पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर ओ इज 0, ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर तो 0 ही आएगा, और ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर इट इज 4i कैप एंड माइनस 2j कैप एंड प्लस 2k कैप है। तो ओवरऑल इट इज माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप एंड माइनस 2k कैप हो जाएगा। तो अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है यहाँ पे, ये ए को वेक्टर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लोगे? सो टॉर्क अबाउट ए विल बी गिवन बाय, इसलिए हमने इसके जस्ट पहले वाली क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना सीखे थे। ए ओ के कोफिशिएंट -4, 2 एंड -2, और फोर्स वेक्टर के कोफिशिएंट है 2, 3 एंड -2। तो अब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? जैसे 2 2 जा 4, इट इज -4 एंड प्लस 6i कैप प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 -4 एंड प्लस -8 j कैप एंड प्लस जो टर्म आएगा आपका 4 3 जा 12 -12 एंड -4 k कैप। सो इसको सॉल्व करने पे जाएगा ये 2i कैप एंड -12 j कैप एंड -16 k कैप। सो दिस इज द टॉर्क अबाउट द पॉइंट ए पॉइंट पे ये टॉर्क है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द ओके, बराबर है। तो ये टॉर्क आ गया। अब यहाँ पे देखो ये मीटर में दिया है और ये न्यूटन में, तो आंसर क्या में जाएगा आपका? न्यूटन मीटर में। तो दिस इज द टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। फोर्स कहाँ पे लग रहा है आपका? ओरिजिन में फोर्स लग रहा है। कैलकुलेशन कैसे की हमने, है ना? समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। समझ गए या नहीं? समझ गए? हो गया? हाँ सर। Now this is page number 6. अभी एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे इसको समझने के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे एक मैंने क्या ले लिया, एक बोल्ट हमने ले लिए यहाँ पे इस तरह से, और इस पे कुछ फोर्सेस में यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। ये एक बोल्ट लिया मैंने, ठीक है। अब एक रेंच किसी ने ऐसा फंसा लिया है यहाँ पे, ऐसे, और किसी ने एक रेंच इस तरह से फंसा दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो रेंच यहाँ पे ऐसी फंसी हैं, और एक रेंच और मैंने यहाँ पे ले लिया। ये ऐसे 3 रेंच फंसी हुई है, ठीक है ना। और इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक फोर्स ऐसा लगा है यहाँ पे, दिस इज F1 इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, और ये जो डिस्टेंस यहाँ पे R1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो दूसरा फोर्स है ये भी इस तरह से लग रहा है, इट इज F2 इज इक्वल्स टू सपोज 15 न्यूटन लगा है, और R2 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है यहाँ पे इट इज 12 सेंटीमीटर एंड इट इज 25 सेंटीमीटर पे है, और जो
ये वाला है रेंज, ये वाला जो फोर्स यहाँ पे दिस इज F3, ये सपोज 8 न्यूटन का है और R3 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर का। तो ये जो एक्सिस है यहाँ पे इस बोल्ट का, ये जेड जेड डैश एक्सिस यहाँ पे ले लिया, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। इस पे नेट टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे नेट टॉर्क कितना आ रहा है, ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप? सो नेट टॉर्क अबाउट जेड जेड डैश इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, F1 R1 परपेंडिकुलर, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, यहां पर के अबाउट नेट टॉर्क F1, ये कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे सिंबल में हमने ले लिया क्लॉकवाइज, प्लस दूसरे वाले फोर्स के लिए F2 R2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है ना ऐसा। लेकिन जो तीसरा वाला है F3 R3 परपेंडिकुलर, ये कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में एक साइन को पॉजिटिव लेना है। तो सपोज यहां पे मैं ले लूं लेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज एज नेगेटिव। तो कैलकुलेशन कर लो, F1 इज 10 न्यूटन इनटू, ये कितना जाएगा यहाँ पे 50/100 मीटर, इट इज क्लॉकवाइज, प्लस दूसरा वाला है 12 न्यूटन इंटू 25/100 मीटर, इट इज आल्सो क्लॉकवाइज, प्लस 8 न्यूटन इंटू 20/100, ये कैसा है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। अभी वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो ये 50 बन जा 50 52, इट इज 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, प्लस ये 4 बार चला गया 3 न्यूटन मीटर, इट इज आल्सो क्लॉकवाइज, प्लस ये चला गया 5 बार यहाँ पे, मैं इसको क्या कर देता हूँ ना 15 न्यूटन कर देता हूँ इसको। सो नाउ इट इज 15, 5 बन जा 5 एंड 5 3 जा 15, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पे कितना बचेगा यहाँ पे, इट इज 3 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, तो ओवरऑल कितना हो गया, +5 प्लस ऑफ +3 एंड प्लस ऑफ -3, एंड ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा ये न्यूटन मीटर में हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर इज +5 न्यूटन मीटर इज द टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस, या फिर 5 न्यूटन मीटर, क्योंकि आपने प्लस साइन क्लॉकवाइज के लिए लिखा था, तो जो नेट टॉर्क बनेगा यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। तो ओवरऑल ये जो बोल्ट है ये किस तरह से घूमेगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमेगा, एंड इन तीनों के कारण जो इफेक्टिव टॉर्क बनेगा यहाँ पे वो कितने का बनेगा, 5 न्यूटन मीटर का बनेगा। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं, समझ गए? हेलो, समझ गए इसको? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए? यस ठीक है, नेक्स्ट फिर अब आगे बढ़ते हैं अपन, पेज नंबर 7 पे आते हैं, टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, पेज नंबर 7, एक नोट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। नाउ दिस इज पेज नंबर 7, यहाँ पे एक नोट है, सो नाउ दिस इज टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए अगर देखें, हमने वैसे तो पढ़ ही रहा है इसको, फिर से एक बार और देख लो आप। सपोज मैंने यहाँ पे एक दरवाजा लिया हुआ है, एंड ये बन गया यहाँ पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये एक दरवाजा है यहाँ पे,
इस तरह से, ठीक है। अभी अगर मान लो कोई फोर्स यहाँ पे इस तरह से लगता है, ठीक है, ये कोई फोर्स है यहाँ पे, दिस इज F1। तो इस फोर्स F1 का यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है, एंड इट इज R1, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। कोई फोर्स मान लो यहाँ पर से ऐसा लगा दें अपन, नाउ दिस फोर्स F2, और ये एक्सिस यहाँ पे Z Z डैश है, और दिस फोर्स इज पैरेलल टू Z Z डैश। F2 किसके पैरेलल? यहाँ पे Z Z डैश के पैरेलल। ये यहां से गया, फोर्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको? R1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है। फिर किसी ने फोर्स यहाँ पे सीधा ऐसा लगा दिया, दिस इज F3, और F3 बेटा की लाइन ऑफ एक्शन इसको इंटरसेक्ट कर रही एक्सिस को। तो इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, नाउ दिस इज लाइन ऑफ एक्शन LOA, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F3, line of action of F3 intersect axis Z Z dash। और मान लो किसी ने फोर्स यहीं पे लगा दिया F4, ये एक्सिस पर ही लग रहा है। F3 की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से क्रॉस हो रही है, ये एक्सिस के इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसी कुछ आएगी, मतलब ये ऐसी, तो इसका एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये जो फोर्स लिखा हूं मैंने यहाँ पे, नाउ इट इज पैरेलल टू जेड जेड डैश एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है। और एक और फोर्स मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, नाउ वन मोर फोर्सेस, ये एक फोर्स मैंने यहाँ पे ले लिया, इट इज F4। तो F4 के लिए भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा एक्सिस से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से, दिस इज द R2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये R1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इसमें इस एक्सिस के अबाउट कौन कौन से फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो यहां पे अगर मैं लिखूं टॉर्क अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस F1 इंटू इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R1 परपेंडिकुलर ये है, और ये कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? ये दरवाजे को ऐसा घुमाएगा ना, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है ऐसा, मतलब इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। सो टॉर्क अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस, दूसरे वाले के लिए देखोगे अगर आप F4 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R4 इंटू परपेंडिकुलर, ये R4 है यहाँ पे, तो ये कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है? दरवाजे को ऐसा घुमाएगा, तो इट प्रोड्यूसिंग द क्लॉकवाइज टॉर्क। और अगर मैं तीसरे की बात करूं, टॉर्क अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस बाय F2 इज 0, मतलब ये जो फोर्स है ये दरवाजे को कभी रोटेट नहीं कर सकता इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे F2 फोर्स इज पैरेलल टू जेड जेड डैश एक्सिस। तो अगर कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है तो फिर वो फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूं टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय F3, इट इज आल्सो 0। अगर किसी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रही है, अगर किसी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट कर रही है, एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, तो वो भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। सिंस लाइन ऑफ एक्शन LOI, लाइन ऑफ एक्शन, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F3 इज इंटरसेक्टिंग एक्सिस, तो ये भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। एंड फिफ्थ पॉइंट, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय एक और फोर्स है यहाँ पे, इट इज F4। तो इसके लिए भी टॉर्क की वैल्यू 1 2 3 4, कौन सा है, सॉरी, इट इज 5 हियर। तो R5 परपेंडिकुलर, ये 5 के लिए टॉर्क आएगा और बाकी किसी के लिए टॉर्क नहीं आएगा। तो जो F4 से ये भी कहां पे लग रहा है? नाउ F4 इज एक्टिंग एट एक्सिस,
ये एक्सिस पे लग रहा है, तो ध्यान दो अगर कोई फोर्स एक्सिस पे लगेगा तो वो इस एक्सिस के लिए टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर कोई फोर्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो भी इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। कोई फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अगर एक्सिस से पास हो रही है तो वो भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, और कोई फोर्स अगर एक्सिस में ही लग रहा है तो ये भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इस डायग्राम में अगर हम इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क की बात करें तो सिर्फ F1 एंड F5 forces will produce the torque about the z dash axis। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज नंबर 8। स्क्रीनशॉट। हाँ लो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये 7 था, मैंने पेज नंबर चेंज कर दिया, रुक जा अभी, फिर से ले ले अभी स्क्रीनशॉट ले लिया। हेलो, हो गया स्क्रीनशॉट लेकर? यस सर। नाउ दिस इज पेज नंबर 8 है ना। अब दिस इज पेज नंबर 8। अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे। देखो ये मैंने एक व्हील लिया यहाँ पे, ठीक है ना, और ये एक व्हील है, ठीक है ना, और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहाँ पे, ये जेड जेड डैश एक्सिस यहाँ पे, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो सकता है। तो दिस व्हील इज बेसिकली अ डिस्क हियर, ये डिस्क है ना, और इसका मास सपोज हमने ले लिया 2 kg और इसकी रेडियस है सपोज 4 मीटर है। मास इज 2 kg, या फिर 2 मीटर इज द रेडियस एंड 10 kg इसका मास है। और इस एक्सिस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई जेड जेड डैश, इट इज गिवन बाय mr स्क्वायर बाय 2। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दूं, इट इज 10 kg into 2 मीटर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो इट इज 20 kg मीटर स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस व्हील। फ्लाई व्हील इसको आप बोलते हैं, है ना, और इसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी देखो यहाँ पे फोर्सेस में लिख रहा हूं, यहां पर एक फोर्स ऐसा लग रहा है और ये रेडियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे F1 इज इक्वल टू सपोज 6 न्यूटन का एक फोर्स ऐसा लग रहा है। एक फोर्स ये इस तरह से लग रहा है यहाँ पे, ये एंगल 37 डिग्री का है, इट इज F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। और एक फोर्स सपोज यहाँ पे इस तरह से लग रहा है, ठीक है, दिस इज F3 इट इज इक्वल टू 4 न्यूटन। ये इस तरह से लग रहा है और ये 10 न्यूटन का ऐसा, बट इट मेक्स एन एंगल। और सपोज एक फोर्स कोई यहाँ पे ऐसा लगा रहा है, जो जिसकी लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रही है, एक्सिस से पास हो रही है। तो एक फोर्स ऐसा लग रहा है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रही है, एक्सिस से पास हो रही है, ठीक है ना। ये एक फोर्स है। नाउ दिस फोर्स इज F5, ये सपोज 20 न्यूटन का है। और अगर हम इसके वेट की बात करें तो ये यहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास है, तो वेट mg आ जाएगा नीचे की तरफ। और एक रिएक्शन फोर्स, अब हमें जरूरी नहीं कि भाई रिएक्शन फोर्स कहीं पे आएगा, ये मैंने रैंडमली ले लिया, एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, दिस इज द रिएक्शन फोर्स और रेडियस इज 2 मीटर, ठीक है ना। ये रिएक्शन फोर्स है R डैश। ओके, तो अब इस डिस्क को घुमाने के लिए कौन कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? F1 घुमाएगा क्लॉकवाइज, F3 कैसा घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, F
F2 कैसा घुमाएगा क्लॉकवाइज, और कौन सा फोर्स हो गया यहाँ पे F1, F2, F3 एंड दिस इज F4 बेसिकली, ये F4 फोर्स है। ये F4 इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? F4 से टॉर्क आएगा या नहीं? F4 बेटा इसको रोटेट नहीं करेगा, ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन वो सीधा एक्सिस से पास हुई है। तो अगर हमें यहाँ पे निकालना नाउ टॉर्क अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस बाय F1, तो F1 इंटू R1 परपेंडिकुलर, तो F1 हो गया 6 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू 2 मीटर है यहाँ पे, तो नाउ इट इज 6 न्यूटन इंटू 2 मीटर, इट इज 12 न्यूटन मीटर, और ये कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉकवाइज। और फिर नाउ टॉर्क अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस बाय F2, F2 में आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं इसका ये कंपोनेंट देखूं यहाँ पे F2 sin 37, तो इट इज 10 इंटू साइन 37 हो गया 3/5, मतलब ये भी 6 न्यूटन हो गया। तो F2 sin 37 इंटू रेडियस, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 न्यूटन इंटू 2 मीटर, नाउ इट इज आल्सो 12 न्यूटन मीटर। ये भी कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है? क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और फिर F3 अगर देखोगे जेड जेड डैश एक्सिस बाय F3, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इज 4 न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर भी रेडियस है, इनटू आर रेडियस इज 2, इट इज 8 न्यूटन मीटर, और ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। mg टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये रिएक्शन फोर्स यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, F फोर्स यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो सिर्फ ये तीन फोर्सेस यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर मैं नेट टॉर्क की बात करूं यहाँ पे, सम ऑफ नेट टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस, तो तीनों टॉर्क का आपको वेक्टर सम लिखना, टॉर्क अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस बाय F1 प्लस टॉर्क अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस बाय F2 एंड प्लस टॉर्क अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस बाय F3। तो सभी का सम कर दें, तो नाउ इट इज 12 न्यूटन क्लॉकवाइज प्लस 12 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, 12 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज प्लस 8 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया? 24 में से 8 गया, कितना बचेगा? 16, है ना? तो जो फाइनल आंसर इट इज 16 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज टॉर्क इज द नेट आंसर। तो अब आप नेट टॉर्क अबाउट जेड जेड डैश इज आई जेड जेड डैश इनटू अल्फा जेड जेड डैश, कितना एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा ये निकाल सकते हो। 16 न्यूटन मीटर, और ये था आपके पास 20 kg इनटू अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 16/20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का क्या प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। मतलब इस व्हील में जो एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा ये कितने का आएगा? 16/20 न्यूटन मीटर का एंगुलर एक्सीलरेशन